तो प्रीवियस क्लास हम लोग ले चुके थे इस पर हाइट एंड डिस्टेंस के इनिशियल बैकग्राउंड, ट्रिग्नोमेट्रिक बैकग्राउंड और क्वेश्चन नंबर 1 2 भी एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्व कर चुके थे। थोड़ा समय कम हो गया था उस क्लास में, तो आज हम लोग इसे ऑनवर्ड्स देखेंगे जितना हो सकता है। हाफ एन आवर का क्लास होगा, इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सेशन में फिर मिल लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक ही है। और इसमें कोई अफ्रेड की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप टीआर जान ही रहे हैं, रिलेशन आप जान ही रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और एंगल है तो साइन लगेगा या कोसेक लगेगा, और बेस और हाइपोटेन्यूज है और एंगल दिया हुआ है तो कॉस या सेक लगेगा। यदि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है तो टैन और कॉट लगेगा। तो लगने के लिए तो जितना भी 6 TR में 3 TR और बाकी उसका रेसिप्रोकल है 3, नेक्स्ट 3 जो है, तो जनरली हम लोग साइन कॉस टैन ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक है तो H और P होगा, साइन है तो P और H होगा, यही ना है। तो हम लोग TR में सिर्फ 3 ही का ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जब वैल्यू निकालना हो कि प्रूव दैट कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू दिस या सेक थीटा इक्वल टू दिस, कभी कभी यह भी पूछ देता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग 3 TRC इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दूसरे का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, स्लाइड बच्चे जो फिसलते हैं इस तरह से, स्लाइडर जिसको कहते हैं छोटे बच्चों के लिए। आप लोग थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, क्लास 10 का एग्जामिनी भी है या 10 में है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, that class ये एज 5 ग्रुप के लिए था, छोटे छोटे बच्चे, और उसके बाद 5 ग्रुप के बाद 10 years, आप लोग तो ऑलमोस्ट 14 years के आसपास हैं, तो बड़े भी हो गए हैं। 10 में बहुत को की लंबाई भी बहुत हो जाती है, तो स्लाइडर्स पर फिसलना थोड़ा सा उसके लिए छोटा पड़ जाता है। She wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? ठीक है, स्लाइड का लेंथ बोथ केस में क्या होगा? पहला जो है वो हाइट है, स्लाइडर का हाइट है 1.5 मीटर। यानी ये स्लाइडर है, ये हो गया स्लाइडर जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा क्योंकि इसी पर फिसलना है, और ये है 30 डिग्री का, और ये है हाइट हो गया 1.5 मीटर का, और ये 90 डिग्री है। ये 5 years के बच्चों के लिए, और ये नेक्स्ट बच्चों के लिए ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री स्लाइडर्स का, यानी ये भी हाइपोटेन्यूज है, और ये हाइट है 3 मीटर। ठीक है, ये 90 डिग्री है। आप खुद देखिए आपसे क्या मांग रहा है। यहाँ भी परपेंडिकुलर और एंगल है, हाइपोटेन्यूज मांग रहा है।
यहाँ भी परपेंडिकुलर और एंगल और हाइट में हाइपोटेन्यूज मांग रहा है। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 1 हो गया, ये फिगर नंबर 2 हो गया। तो क्या गिवन है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गिवन परपेंडिकुलर इक्वल टू 1.5 मीटर और एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो वांटिंग क्या है, हाइट यानी लेंथ ऑफ स्लाइडर्स आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्लाइडर जिस पर बच्चे फिसलेंगे, इसी को हमने एच कहा है भी, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय एच। आप याद करिए, साइन 30 1/2 इक्वल टू 1.5 मीटर बाय एच, क्रॉस कीजिए तो एच हो गया हमारा 3.0 मीटर। ठीक है, अब इस फिगर में सेम थिंग्स आर गिवन बट डेटा आर डिफरेंट। गिवन परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 मीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P मान लेते हैं, इस हाइपोटेन्यूज को हम कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ताकि कुछ भी कॉमन नहीं हो इसके साथ, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, वांटिंग है लेंथ ऑफ स्लाइडर। ठीक है, फिर यही वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ मैं, तो लेंथ ऑफ स्लाइडर H हो गया। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई इज इक्वल टू P बाय H, दैट इज दिस इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 मीटर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 डिग्री 60 डिग्री √3/2 इक्वल टू 3 मीटर बाय हाइपोटेन्यूज, क्रॉस कीजिए, H इक्वल टू हो गया 6 बाय √3 मीटर। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, तो ये हो गया 6 √3/3 मीटर। अब ये तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 √3 मीटर। अब आपको समय है तो वैल्यू बैठाइए, नहीं समय है तो नहीं बैठाइए। एक बात, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू लीजिए तो लीजिए, नहीं लिया हुआ है तो क्यों लीजिए। नंबर में कुछ कमी और बेसी तो होने नहीं जा रहा है, तो फालतू काम क्यों करेंगे। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में ही मिस्टेक हो जाए तब तो नंबर कम हो सकता है, इसीलिए इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पुट द वैल्यू ऑफ 3 या टेक √3 इक्वल टू 1.732 या 1.73, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, दोनों हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 √3 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, 3.0 मीटर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसको, उसके बाद यहाँ बोर्ड साफ करेंगे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन 1 राउंड तो मैं पढ़ लिया हूँ, आप लोग सुन ही लिए हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आपके सामने बुक है।
तो पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उस डायग्राम पर क्वेश्चन के अनुसार डिस्कस करेंगे कि वो कह क्या रहा है, ऐसा ही डायग्राम हम क्यों बनाए। ठीक है, दोनों बातों को देखना होगा। सिंगल क्वेश्चन है, इसमें तो डबल फिगर था, डबल क्वेश्चन था। देखिए एक टावर कह रहा है कि एक टावर है, तो टावर कहीं लीनिंग टावर पिसा का नहीं है, ये वर्टिकल टावर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वर्टिकल टावर हम ले रहे हैं और ये वर्टिकल टावर है, मान लीजिए इसको हम ए और बी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, इस टावर का टॉप का एलिवेशन किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये सी है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट जो है वो बी से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे, ये पॉइंट जो सेलेक्ट किया गया है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। ठीक है, और ये 30 मीटर हो गया। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी निकालना है। ठीक है, लेट ए बी द टावर, लिखना चाहिए, लेट ए बी ए टावर। Which foot is B, या ऐसे भी पॉइंट सी 30 मीटर अवे, ये पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर away from the foot of tower, from foot of the tower B, यानी B टावर का फुट हो गया, तो ये टॉप हो गया। गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन is 30 डिग्री from C of A। तो आप देखिए, आपको मांग रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। ठीक है, बेस दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। अब ये देखिए, इसके सामने है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर वांटिंग है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, तो पी बी का रिलेशन, पी बी और एंगल का रिलेशन किससे है, तो tan से है। ऐसे ए भी मांग भी रहा है। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan, यूजिंग TR या फॉर्मूला ऑफ tan,
थीटा, tan theta is equal to P by B. This implies tan 30 degree is equal to AB by 30 मीटर। और tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB by 30 मीटर। तो दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू 30/√3 मीटर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मत रखिएगा। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 3 हो गया, ऊपर √3 आ गया। अब इस 10 से 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10√3 मीटर हो गया। अगर आप √3 का वैल्यू 1.732 दें तो कितना होगा 17.32 मीटर हो जाएगा। लेकिन कुछ कह नहीं रहा है तो हमारी स्थिति क्यों बने कि हम वह वैल्यू बैठाएं। ठीक है, सिर्फ परीक्षा में आपको क्वेश्चन रहेगा, आंसर तो रहेगा नहीं। हाँ, अगर रहेगा कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, तब √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है, अगर इसी में है तो वही ठीक है, आ गया। नहीं, अगर 17.32 है तो √3 का वैल्यू बैठा देंगे 1.732, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 17.32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट कभी वर्टिकली फ्लाई नहीं करता है। काइट का जो रोप होता है वह आप देखिएगा कि हाइपोटेन्यूज पर होता है, इस तरह से होता है। चूँकि हवा उसको जो बहती है विंड के कारण वह ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है, तो वो वर्टिकल कभी नहीं होगा। तो सिंपली है कि वो हाइपोटेन्यूज हो गया। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. उस धागे को बांध दिया, जो काइट है उसके धागे को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बांध दिया गया है। माने जो ऑब्जर्वर है वह किसी बच्चे के हाथ में नहीं दिया हुआ है और न खुद ही रखे हुए हैं, किसी में बांध दिया। जब पतंग बहुत ऊपर चला गया, 60 मीटर कम नहीं होता है, ठीक है, तो किसी जगह पर बांध दिया है और विंड अच्छा है ही तो वो गिरेगा नहीं जल्दी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब यहाँ हो गया ढील देना। माने ये मत समझिए कि स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नहीं, स्लैक नहीं मानिए। मान लीजिए सीधा है, ठीक है, यानी टाइट है, तो डायग्राम तो यही रहेगा। डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे, सिर्फ इसका जो पॉइंट जो चीज़ सब दिया हुआ है उसको थोड़ा मिटा देते हैं कुछ कुछ। ठीक है, कहता है काइट जो है यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। आप इसको काइट का डायग्राम बना सकते हैं। काइट का डायग्राम बना दिए, ये फ्लाइट कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ग्राउंड से ऊपर ही न रहेगा, और ये हाइट दिया हुआ है 60 डिग्री मीटर। माने वर्टिकली हाइट है काइट, ये सॉरी देख लेता हूँ मैं। ये काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है, वर्टिकल हाइट दिया हुआ है 60 मीटर कि अगर जहाँ पर काइट है वहाँ से अगर वर्टिकली परपेंडिकुलर डालेंगे वहाँ से तो वो अर्थ तक आने में 60 मीटर लेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल हाइट जब भी होगा तो वर्टिकल होगा। वो 60 मीटर गैप लिए हुए है, तो हाइट हो गया 60 मीटर। अब कह रहा है कि यदि इसमें कोई स्लैकनेस नहीं है, इस स्ट्रिंग में जो पतंग में बंधा हुआ है इसमें कोई भी स्लैकनेस नहीं है, माने ढीलापन नहीं है, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, इस धागे का थ्रेड का लेंथ क्या होगा। ठीक है,
तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, जो वांटिंग है, ठीक है, जो वांटिंग है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब निकाल दीजिए, आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड एंगल, तो साइन थीटा लेंगे ना हम लोग। ज़्यादा तो घूमने इसकी आवश्यकता ही नहीं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहें, लेट द पोजीशन ऑफ काइट एट द हाइट ऑफ ग्राउंड 60 मीटर इज ए, या लेट द हाइट ऑफ काइट, लेट द हाइट of kite on the ground at place B of ground is 60 meter, ठीक है। The string of kite, the string of kite is attached to fixed point at C. Is attached at point C on a fixed pole, to a fixed pole, ऐसे भी लिख सकते हैं, to a fixed pole making 60 degree angle of inclination, making 60 degree angle of elevation. Then find the length of a string. Then find the length of a string, ठीक है। ये स्ट्रिंग का लेंथ हमको मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग के लिए P दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो tan का फार्मूला, साइन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मीटर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू 60 मीटर बाय H। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 120 मीटर बाय √3। फिर √3 नीचे नहीं रखना है, तो 120 √3 मीटर बाय 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 40 √3 मीटर हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ हो गया 40 √3। अगर वैल्यू बैठाइएगा तो बैठा दीजिए, 40 इंटू 1.732 मीटर अप्रॉक्स हो गया। एग्जैक्ट तो है नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 13, 7 4 जा 28, और 129, 2 4 1 जा 4, 2 6, और
एक जीरो के कारण डेसिमल एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 69.38 मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या कहता है, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा है और बिल्डिंग की लंबाई 30 मीटर है। ठीक है। और किसी पॉइंट पर जब लड़का खड़ा है तो वहाँ से बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब वह बिल्डिंग की तरफ चलता है, माने बिल्डिंग के नज़दीक जाता है, टुवार्ड्स। ठीक है, अवे नहीं है, टुवार्ड्स है, तो उसके तरफ जाता है, बिल्डिंग के तरफ जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। जब बिल्डिंग में सट जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा, और जब तक नहीं सटेगा तब तक 90 से कम रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हो गया कि ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है। ठीक है। 30 मीटर का बिल्डिंग है ए बी, 30 मीटर लेंथ है इस बिल्डिंग का, और 1.5 मीटर सी डी, और एक बॉय है, इसका हाइट है ओनली 1.5 मीटर। इससे ज़्यादा क्या होगा, बहुत होगा तो 1.6785 होगा, और क्या, 2 मीटर का तो आदमी नहीं है अभी तक। ठीक है। अब यह अभी यहाँ से, अब इसको यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ठीक है। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 28.5। इधर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अब हो गया, ये डिस्टेंस अब हो गया ये 28.5 मीटर होगा ना। यहाँ तक ये पॉइंट अगर हम मान लीजिए कि m ले लेते हैं, तो AM हो गया हमारा 28.5। अब यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है 30 डिग्री। ठीक है। और कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है, और तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो कहता है कि वह चला कितना, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, इसको मान लीजिए n कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ सारा चीज़ मेंशन करना होगा डायग्राम के हिसाब से। तो लेट AB इज द बिल्डिंग,
and CD is a boy. ठीक है। According to figure, AM equal to AB minus MB equal to AB minus CD equal to 30 minus 1.5 meter equal to 28.5 meter. Cn is to be obtained. Cn equal to what? That is to be obtained. ठीक है। अब हम लोग इन ट्रायंगल AMC या ACM या फ्रॉम ट्रायंगल ACM हमको पहले CM निकालना है। ठीक है। तो CM क्या हो गया? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और एंगल हो गया। तो tan से लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू हो गया AM बाय CM। ठीक है। तो दैट इज tan 30 इक्वल टू 1/√3, दैट इज इक्वल टू AM हो गया 28.5 मीटर बाय CM। दिस implies CM इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ठीक है। इसको यहाँ लिख लिए इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम ट्रायंगल ANM tan 60 is equal to AM by MN। ठीक है। तो tan 60 कितना होता है? √3। तो AM फिर 28.5 मीटर बाय MN हो गया। दिस इम्प्लाइज MN इक्वल टू 28.5 मीटर बाय √3। ठीक है। इतना ही। अगर बदल देंगे तो माने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, ऊपर नीचे भी करेंगे तो इतना √3 बाय 3 हो गया, इतना मीटर। अब देखिए ये 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा इसका, ताकि ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में हमको आसानी होगी। √3 रह जाएगा। तो 3 8 जा 3 8 जा 3 7 जा 9 3 जा 27, 3 7 जा 27, अरे 3 9 जा, सॉरी 3 9 जा 27, 1 आया, पॉइंट देंगे, 15 हुआ, 3 5 जा 15। तो ना ये कैंसिल हो गया, 9.5 हो गया। तो ये हो गया 9.5√3 मीटर। ठीक है। तो हमको CN निकालना है। नाउ CN इक्वल टू CM माइनस MN, दैट इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3 मीटर। अब 28 में से 9 जाएगा, 0.5 तो है ही। ठीक है। √3 आप कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा? 19। देखिए 28.5 और 9.5, तो ये तो 0 हो गया। और 18 माइनस 9 तो 9, ये 1। ठीक है। तो 19.0√3 मीटर हो गया। ठीक है। यानी 19.√3 मीटर हो गया। इजीली आपको आसानी से निकल गया। ठीक है।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसीलिए कि मोर देन हाफ आवर्स का क्लास हो गया है हमारा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बनाएंगे और हेल्प हमसे जो आप अपने खुद से बनाएंगे। ऐसे तो बनाए हुए होंगे, अब तो समय ही नज़दीक हो गया। शायद 26 अप्रैल को ही मैथ का एग्ज़ाम है, जैसा मुझे याद है। हो सकता है कम याद इधर उधर हो गया हो, तो लेकिन जहाँ तक याद है कि 26 को ही मैथ है शायद। तो अगर मैथ है तो अब तो आप लोग तैयार होंगे ही, फिर भी एक रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जस्ट आफ्टर आपके परीक्षा के बाद हमारा 11 जो नया शुरू करेंगे, नया बैच, उसका वीडियो भी आपको मिलता जाएगा। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मिलेगा। शुरू से ही पढ़िएगा, कुछ सिलेबस ऐसा लेंगे जो आपको 11 में नहीं है, 10 में नहीं है और पढ़ाई होनी नहीं है। जैसे लॉग हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।